जय हिंद। मैं सुनील यादव। आज के टॉपिक का नाम है कैग, दैट इज़ नोन एज द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। हिंदी में इसे भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कहते हैं। इसके बारे में थोड़ी बहुत अध्ययन करेंगे, हम बेसिक फैक्ट्स को जानेंगे, कॉन्सेप्ट्स को जानेंगे। उसको इस तरह से कुछ हम पढ़ने वाले हैं कि प्रीलिम्स से लेकर मेंस की परीक्षा जो होती है, साथ ही साथ इंटरव्यू, उन सभी में आपके ये काम आ जाए। तो चलिए बिना देर करे हम इसे शुरू करते हैं। बहुत ही शॉर्ट में जानने का प्रयास करेंगे हमें किन किन बिंदुओं को याद रखना है और किन बिंदुओं को पढ़कर सिर्फ निकल जाना है। कैग कैग होता क्या है साहब? भारतीय संविधान के अध्याय 5 यहाँ पर दिया हुआ कैग के बारे में समस्त प्रावधान दिए हुए हैं। भारत सरकार का एक सबसे बड़ा प्राधिकारी कहलाता है जो कि इकोनॉमिक व्यवस्था को देखने वाला है। नाम ही इसका नियंत्रक और महालेखा परीक्षक। यही वजह है कि यह क्या करता है, जो भी गवर्नमेंट के अकाउंट्स होते हैं उनको देखता है, उनकी ऑडिटिंग करने वाला है। इनका नाम ही ऑडिटर है, इसीलिए सबसे बड़ा होता है, इसलिए ऑडिटर जनरल कहा जाता है। इनके बारे में जो विवरण दिया गया है वो भारतीय संविधान के भाग क्रमांक 5 में दिया है। आर्टिकल 148 से लेकर 151 तक दिया है। इनकी भूमिका क्या है और इनका महत्व हम यदि देखें तो अम्बेडकर जी का एक बहुत ही फेमस कोटेशन इनके बारे में कि कैग जो होता है वह भारतीय संविधान का सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी होता है। वह ऐसा व्यक्ति होता है जो संसद के द्वारा किए गए जो भी अनुमन्य खर्च होते हैं, यानी संसद ने जो पैसा सरकार को दिया है खर्च करने के लिए, वह पैसा सही तरीके से, सही मद में, यानी सही जिस चीज़ के लिए मांगा गया था उसमें ही खर्च हुआ है कि नहीं, तथा जितना पैसा मांगा गया था उतना ही पैसा खर्च हुआ है कि नहीं, कम या ज़्यादा, इन सब बातों को चेक करता है। और चेक करने के पश्चात में अपनी रिपोर्ट बनाकर राष्ट्रपति महोदय को देता है, तथा राष्ट्रपति महोदय ही अपनी इस रिपोर्ट को या कैग की इस रिपोर्ट को संसद के दोनों ही पटलों पर रखवाते हैं, दोनों ही हाउसेज में। तो यह इनका कार्य होता है। कैग जो होता है भारत में एक स्वतंत्र संस्था के रूप में काम करता है। अर्थात स्वतंत्र का मतलब यहाँ पर यह है कि उनको अनेक प्रकार की सुरक्षाएं प्रदान की गई हैं ताकि वो फ्री हैंड होकर काम कर सकें। इसका सीधा सा मतलब ये होता है कि किसी भी प्रकार के सरकार के दबाव में आए बिना वो काम कर सकें। इसका संविधान में उल्लेख भी किया गया है और विभिन्न प्रकार के प्रावधान किए गए हैं। एक एक करके इनके बारे में हम देख लेते हैं। कैग जो होता है ऑडिटर जनरल, आपने इनको कहा है, तो भारत में लेखा परीक्षा और जो लोक सेवा होती है उसके भी ये मुखिया होते हैं। वर्तमान में 58,000 से भी ज़्यादा कर्मचारी इस सेवा के अंतर्गत आते हैं, जिनका हेड कौन कहलाते हैं? कैग महोदय कहलाते हैं। कैग महोदय का कार्यालय जो है दिल्ली में है। एड्रेस दिया हुआ 10 शाह बहादुर शाह जफर मार्ग, नई दिल्ली करके कहलाता है प्लेस। तो इसको जनरल वे में आप देख सकते हैं। उनके बारे में संविधान में कहाँ कहाँ प्रावधान दिए हैं और क्या क्या प्रावधान दिए, एक नज़र मारते हैं। प्रायः क्वेश्चन इनके बारे में यहाँ से ही आता है। कैग के बारे में आर्टिकल 148 दिया हुआ आपको, यहाँ पर 3 पॉइंट उनके दिए हैं। कैग की नियुक्ति किसके द्वारा की जाएगी? तो बाय द प्रेसिडेंट, यानी राष्ट्रपति महोदय। शपथ के बारे में भी उनके दिया और सेवा शर्तों से संबंधित प्रावधान दिए हैं। तो ये 148 नंबर का जो आर्टिकल वहाँ दिए, इसके भी सब सेक्शंस बनाए गए हैं जिनमें एक एक करके इनको पॉइंट्स को दिया हुआ है। आप सर 148 याद रखिए कि कैग के बारे में नियुक्ति, शपथ तथा उनकी सेवा शर्तों के बारे में 148 नंबर आर्टिकल में दिया हुआ है। आर्टिकल 149 मोस्ट इंपॉर्टेंट, उनके कार्य और शक्तियों दोनों को ही एक साथ दर्शाता है। तो ये दोनों ही पॉइंट हमको जो है 149 नंबर आर्टिकल पर दिए हुए हैं संविधान के। आर्टिकल 150 क्या कहता है? 150 कहता है कि राष्ट्रपति महोदय की सलाह पर, ठीक है, कैग बताएगा सभी को कि खातों का विवरण किस तरीके से रखा जाए, किस फॉर्मेट में रखा जाएगा। राष्ट्रपति महोदय ये तय करते हैं, कैग की सलाह पर तय करते हैं। दोनों में जब सलाह हो जाती है उसके पश्चात में कैग महोदय बताते हैं राज्यों को तथा केंद्र सरकार को कि किन फॉर्मेट्स में उनको अकाउंट्स को रखना है। तो ये बात आपको दी हुई आर्टिकल 150 में। आर्टिकल नंबर 151 की बात यदि हम कर लें, यहाँ पर आपको दिया हुआ है कि कैग अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति महोदय को देंगे साहब, और राष्ट्रपति महोदय ही उनकी रिपोर्ट को संसद के दोनों ही जो हाउस कहलाते हैं, लोकसभा तथा राज्यसभा, उसके पटल पर रखवाई जाएगी। ऐसा नहीं कि केवल लोकसभा में रखवाई जाएगी, दोनों हाउस में रखवाई जाएगी। यूपीएससी में जब इस पर क्वेश्चन बनता है, यानी आईएएस में, तो इस तरह से क्वेश्चन होता है कथन कारण में कि कैग की रिपोर्ट राष्ट्रपति को दी जाती है। ये बात सही है? हाँ सही है। कैग की रिपोर्ट को राष्ट्रपति महोदय केवल लोकसभा में रखवाते हैं, कैग की रिपोर्ट को राष्ट्रपति महोदय केवल राज्यसभा में रखवाते हैं, या कैग की रिपोर्ट को राष्ट्रपति महोदय दोनों ही हाउसेज में रखवाते हैं। इस तरह से कथन कारण में क्वेश्चन पूछता है, इसलिए इस बात को ध्यान रखना, बोथ हाउसेज में उनकी रिपोर्ट को राष्ट्रपति महोदय रखवाते हैं। जब कैग महोदय राज्यों से संबंधित खातों की ऑडिटिंग करते हैं तो उसकी रिपोर्ट वो राज्यपाल महोदय को देते हैं, ना कि राष्ट्रपति को देते हैं। और राज्यपाल महोदय ही उन्हें विधानमंडल के सदन पर रखवाते हैं ताकि इस पर विधिवत चर्चा की जा सके। तो ये दिए हुए संवैधानिक प्रावधान कैग के बारे में सिंपल सा, एक बार में आप इसको देख लीजिए बहुत अच्छे से। 148 क्या बताते हैं? उनकी नियुक्ति संबंधी। 149 कार्य तथा शक्तियाँ। 150
कि खातों का विवरण से संबंधित प्रावधान है। 151 राष्ट्रपति को रिपोर्ट देंगे जो कि संसद के दोनों ही सदनों पर, जबकि आर्टिकल 151 क्या बोलता है, राज्यपाल को वो अपनी रिपोर्ट देंगे जो कि राज्यों के खाते संबंधित होगी, वो रखवाएंगे उसको विधानमंडल के पटल पर। तो इन पॉइंट्स को हमने देख लिया, इतने में से ही क्वेश्चन आता है प्राय। एमपीपीएससी प्रीलिम्स परीक्षा 2019 के पेपर में आपसे 149 आर्टिकल के बारे में पूछा था कि कैग के कार्य और शक्तियाँ कहाँ पर दी हुई हैं। अधिकांश विद्यार्थी इसको 148 लगाए थे, तो थोड़ी सा अच्छे से देखिए, इस पर लगातार क्वेश्चन आते ही रहते हैं और इस टॉपिक पर तो जरूरी एक क्वेश्चन आना तय है। कैग महोदय की नियुक्ति संबंधी प्रावधान देख लेते हैं। तो इनका जो कार्यकाल होता है 6 वर्ष का होता है, 65 ईयर की एज तक होता है। इन दोनों में से जो भी कार्यकाल पहले पूरा हो जाने वाला है उस समय इनको रिटायरमेंट लेना पड़ता है। सरकार के जो भी खाते होते, चाहे केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो, उनके खातों की समीक्षा करते हैं, उनकी ऑडिटिंग करते हैं। यही वजह है कि इनको जनता के धन का रखवाला कहा जाता है, क्योंकि सरकार के पास में जो भी पैसा आता है वह जनता के टैक्स का पैसा होता है या जनता से संबंधित पैसा ही होता है, और जनता के द्वारा ही उन्हें रिप्रेजेंटेटिव्स को सत्ता दी गई है ताकि उनके धन का वो सही तरीके से उपयोग कर सकें। तो इस पर नियंत्रण तो नहीं कहना चाहिए डायरेक्टली, लेकिन यह है कि उसकी समीक्षा करने, उसकी ऑडिटिंग करने का जो सबसे महत्वपूर्ण काम होता है वह कैग महोदय देखते हैं। इस प्रकार से उनकी भूमिका काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाती है। कैग की नियुक्ति और पदावधि संबंधी क्या प्रावधान होते हैं, तो उनके लिए कुछ योग्यताएं सुनिश्चित की गई हैं। सबसे पहला हम देखेंगे भारत के नागरिक होना चाहिए। पॉइंट नंबर 2, कम से कम 35 ईयर्स की उनकी एज होनी चाहिए, 65 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए क्योंकि लास्ट 65 है। राज्य के जो भी लेखा विषय होते हैं, राज्य यहाँ पर प्रोविंस का मतलब नहीं है बल्कि यहाँ स्टेट का मतलब है। स्टेट का एक मीनिंग ध्यान रखिए, कॉन्स्टिट्यूशन में देश भी होता है, प्रांत मात्र नहीं होता। हमारे यहाँ पर नॉर्मली प्रांत वर्ड के लिए हम यूज़ कर देते हैं स्टेट्स, एमपी स्टेट, यूपी स्टेट ऐसा बोल देते हैं, बट एक्चुअली वो प्रोविंस है। स्टेट का मीनिंग एक्चुअली होता है देश। फॉर एग्जांपल यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, यानी देश की बात हो रही है वहाँ पर। तो देश के लेखों की अच्छी जानकारी रखते हों, राज्य के जो शासन है उसका उनको अनुभव होना चाहिए। तो ये बेसिक से पॉइंट्स होते हैं और इस पॉइंट्स पर जो भी व्यक्ति खरे उतरते हैं तथा राष्ट्रपति महोदय की नज़र में यदि वो योग्य हों तो उन्हें नियुक्त किया जाता है। शपथ के संदर्भ में देखेंगे कि शपथ ग्रहण करने से पहले कैग जो होते हैं वो तीसरी अनुसूची, जो भारतीय संविधान में अनुसूचियाँ दी हैं, कुल 12 अनुसूचियाँ हैं, तीसरी अनुसूची में उनकी शपथ संबंधी प्रावधान दिए हैं और सभी के शपथ संबंधी प्रावधान वहाँ पर दिए हैं। तो शपथ वो उसके अनुरूप ही लेते हैं। शपथ में क्या क्या बातें शामिल होती हैं? पहला पॉइंट भारतीय संविधान के प्रति आस्था, दूसरा भारतीय संप्रभुता अखंडता को बनाए रखना, तीसरा पॉइंट होता है कि साहब जी बिना भय के, पक्षपात के वह काम करेंगे, और साथ ही साथ लास्ट पॉइंट होता है संविधान का और देश के कानूनों को बनाए रखने के लिए वे सदैव तत्पर रहेंगे। तो ये उनकी शपथ होती है। कार्य की अवधि हम देख ही चुके हैं, 665 वाला कार्यकाल हमको दिया हुआ है। हालांकि वो चाहे तो अपने पद पर इसके पहले भी रिजाइन देकर अलग हो सकते हैं। वो अपना इस्तीफा किसको देते हैं? तो राष्ट्रपति को देते हैं। रीज़न, उनको अपॉइंट भी कौन करते हैं? तो राष्ट्रपति करते हैं। तो जो हटेंगे वो तो राष्ट्रपति महोदय के को इस्तीफा देकर ही वो हटने वाले हैं। यदि उनकी समय अवधि के पहले उन्हें पद से हटाना हो तो इसके संबंध में भी प्रावधान किए गए हैं। यह प्रक्रिया काफ़ी हद तक इम्पीचमेंट जैसे जो प्रक्रिया है उससे मिलती जुलती है, लेकिन यहाँ पर स्पेशली इम्पीचमेंट वर्ड यूज़ नहीं किया हुआ है। यहाँ पर जो वर्ड यूज़ किया जाता है कि जैसे सुप्रीम कोर्ट के जजेस को पद से हटाया जाता है, उसी प्रक्रिया का पालन करके कैग को भी उनके पद से राष्ट्रपति महोदय हटा सकते हैं। कैग अपने काम को निष्पक्ष रूप से, स्वतंत्र रूप से और बिना भय, बिना दबाव के कर सकें, और खासकर सत्ताधारी दल के दबाव में कभी भी ना आए, उसके लिए कुछ सुरक्षा संबंधी प्रावधान उनके किए गए हैं। अन्यथा क्या होता है कि बाकी जो ऑफिसर्स के बारे में हम देखते हैं नॉर्मली कि कोई ऑफिसर बड़े लोगों के ऊपर कार्रवाई करते तो कभी उनका ट्रांसफ़र हो जाता है, कभी उनको सस्पेंड कर दिया, तो ये सब चीज़ें होती हैं। ये सब चीज़ें कैग के साथ में ना हो और निष्पक्ष रूप से वो अपना काम कर सकें। यही वजह है कि उनके लिए संविधान में सुरक्षा संबंधी कुछ प्रावधान दिए गए हैं। उन्हें एक एक करके हम देख लेते हैं। सबसे पहली चीज़ कि उनको हटाने की जो प्रक्रिया है वह सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को हटाने जैसी प्रक्रिया है। अपने आप में काफ़ी टफ प्रक्रिया कहलाती है। इसका मतलब है कि सरकार केवल अपनी मनमर्जी से उसे नहीं हटा सकती। उन्हें हटाना है तो संसद के दोनों ही सदनों पर इस पर चर्चा होगी, वोटिंग होने वाली है और उसके पश्चात में उन्हें राष्ट्रपति महोदय हटा सकते हैं। वेतन संबंधी यदि हम बात करें, वेतन हो, पेंशन हो इत्यादि वगैरह पर, तो संसद के द्वारा कानून बनाकर उनके वेतन निर्धारित किए जाते हैं। एक बार नियुक्ति के पश्चात में उनके वेतन भत्ते सेवा शर्तों में किसी प्रकार का अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जा सकता। लाभकारी किया जा सकता है लेकिन अलाभकारी नहीं किया जा सकता। लाभकारी का मतलब यह है कि सैलरी उनकी घटा दी, सैलरी देना ही बंद कर दी, तो ये सब चीज़ें आप नहीं कर सकते हैं। सेवानिवृत्ति के पश्चात में देखेंगे तो वह कोई भी पद धारण नहीं कर सकते जो कि सरकार के अधीन हो, चाहे वो सेंट्रल हो चाहे स्टेट गवर्नमेंट की सरकार हो। साथ ही यहाँ यह भी प्रावधान है कि भारतीय लेखा परीक्षा या लेखा विभाग के जो भी अधिकारी कर्मचारी कैग के नियंत्रण में या उनके अधीन रहकर काम करते हैं तो उनसे संबंधित जो भी सेवा शर्तें होंगी उस पर
नियम बनाने का जो प्रावधान है वह राष्ट्रपति महोदय बनाते हैं और कैग की सलाह पर बनाते हैं। तो इस प्रकार से उनके लिए नियम बनाने का प्रावधान किया गया है। ऐसा क्यों किया गया? इसकी वजह प्रमुख रूप से यह है कि कैग को तो स्वतंत्रता प्रदान कर दी है, लेकिन जो उनके अधीन आने वाले कर्मचारी हैं कहीं उन्हें डिस्टर्ब ना किया जाए, परेशान ना किया जाए। यही वजह है कि राष्ट्रपति महोदय और कैग दोनों ही आपस में इस चीज़ को डिस्कशन करने के पश्चात में नियम बनाते हैं। कैग के वेतन भत्ते संबंधी यदि हम बात करें तो जो भी चीज़ें उनके पेमेंट को होने वाली हैं वह भारत की संचित निधि पर देय होती हैं। इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब यह होता है कि सरकार उनके वेतन भत्तों में किसी प्रकार की कमी नहीं कर सकती। यदि संचित निधि में पैसा है तो जो भी सबसे पहले देय अमाउंट होता है वह इन पदों के लोगों को जाता है। फॉर एग्जांपल कैग के पास में, यानी सीधी बात, संचित निधि में पैसा है तो कैग के पास में वेतन जाएगा, भले सरकार के पास में पहले पैसा जाए अथवा ना जाए। यानी कैग का वेतन रोका ही नहीं जा सकता है, ना पेंशन ना अन्य प्रकार के भत्ते। साथ ही साथ हम देखेंगे यहाँ पर एक पॉइंट आता है बहुत ही महत्वपूर्ण है कि क्या कैग पुनर्नियुक्त हो सकता है। इस बारे में संविधान में एग्जैक्टली नहीं दिया गया है, लेकिन अभी तक का जो रिकॉर्ड है यदि हम उसे देखें तो पुनर्नियुक्ति नहीं की जाती है सामान्य तौर पर। तो ये इस पॉइंट को थोड़ी सा देख सकते हैं आप। जैसा कि कैग के कार्य और शक्तियां आर्टिकल 149 में स्पेशली संविधान में दिए गए हैं, लेकिन इसके साथ साथ हम देखेंगे 1971 में संसद ने कैग के लिए एक विशेष अधिनियम पारित किया था जो कि उनकी सेवा शर्तें और उनकी कार्यप्रणाली को निर्धारित करता है। बाद में 1976 में इस अधिनियम में संशोधन भी किया गया है। देख लेते हैं एक एक करके उनकी कैग की शक्तियां क्या हैं और उनके कर्तव्य क्या क्या हैं। सबसे पहली शक्ति है उनका कार्य, तो यह है कि केंद्र तथा राज्य सरकार के खातों की ऑडिटिंग करना। उसमें वो यही बात देखते हैं कि संसद द्वारा सरकार को जो पैसा दिया गया है वह सही मद में, सही पद्धति से तथा उसी अमाउंट में खर्च किया गया है कि नहीं। उसे जितने रुपए दिए गए हैं उससे ना तो कम खर्च किए जाने चाहिए, ना ही ज़्यादा खर्च किए जाने चाहिए। यदि किए गए हैं तो इस संदर्भ में क्या अपनी रिपोर्ट बनाकर राष्ट्रपति महोदय को देते हैं। अगला पॉइंट हम देख लेने वाले हैं, जो भी आकस्मिक निधि होने वाली है उससे संबंधित लेन देन के भी ऑडिटिंग करते हैं। ऊपर संचित निधि वाला पॉइंट हमने देखा, संचित निधि से ही केंद्र सरकार को और राज्य सरकारों के पास में पैसा आता है, उसकी ऑडिटिंग भी करते हैं। आकस्मिक निधि की भी वह ऑडिटिंग करते हैं। साथ ही साथ यदि हम देखें भारत सरकार के कोई ऐसी संस्थाएं हों, प्राधिकरण हों या ऐसी कोई भी संस्था हो जिससे भारत की संचित निधि से चाहे लोन मिला हो या धन प्राप्त हुआ हो, उनके खातों की भी जाँच कैग महोदय करते हैं। इसके बाद में यदि देखें राष्ट्रपति या किसी भी राज्य के राज्यपाल यदि कैग से कहें कि साहब इस प्राधिकरण के अकाउंट्स की जांच कीजिए तो इस कार्य को भी वह करते हैं। इस प्रकार से हम देखें उनका काम काफ़ी व्यापक हो जाता है। सीधी बात तो यह है कि यदि राष्ट्रपति महोदय या राज्यपाल उनको जिस भी खातों की जांच करने के लिए कहेंगे वह उसकी खातों की जांच कर सकते हैं। इवन वो सरकारी खाता हो चाहे वो प्राइवेट हो, यानी प्राइवेट इंस्टीट्यूशन कंपनीज वगैरह की भी खातों की जाँच की जा सकती है, बशर्ते ऐसा करने के लिए उन्हें राष्ट्रपति महोदय या राज्यपाल महोदय से आदेशित किया गया हो। कैग भारत में कोई भी करे जो शुल्क लगाया गया है उसकी आय की जांच भी कर सकते हैं और उसे प्रमाणित कर सकते हैं कि साहब यह टैक्स इसने इतने प्रतिशत के रूप में लगाया गया था, इससे आय होने की संभावना मान ली 1 लाख करोड़ रुपए थी, सरकार ने ऐसा बताया था सदन में, लेकिन उससे प्राप्ति हुई है साहब 80,000 रुपये, 90,000 रुपये। तो इन सब चीज़ों को सर्टिफाइड करके अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति महोदय को प्रस्तुत करते हैं। अगेन बार बार कह रहा हूँ, सेंटर से संबंधित जो रिपोर्ट होने वाली है वह राष्ट्रपति को दी जाएगी, जबकि यदि किसी राज्य सरकार या उसके नियंत्रणाधीन कोई संस्था है तो उसकी रिपोर्ट राज्यपाल को प्रस्तुत करेंगे वह। तो ये रिपोर्ट प्रस्तुत करना भी उनका एक कार्य होता है। मेंस वगैरह में, खासकर पीसीएस वगैरह में हम देखेंगे कि कैग के कार्य पूछे जाते हैं। तो वहाँ पर आपको जब लिखना होता है आंसर, तो सबसे पहले आप बेसिक इंट्रो बनाते हैं कि साहब भारतीय संविधान में सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी के रूप में उन्हें वर्णित किया गया है। भारत संविधान के भाग क्रमांक 5 में आर्टिकल 148 से 151 तक कैग के बारे में दिया हुआ है। उनके कार्य और शक्तियों का उल्लेख 149 में है तथा उनकी कार्य और शक्तियाँ निम्नलिखित हैं, और ये जो आपको पॉइंट बताए हैं इनको आपको वहाँ लिखना चाहिए। इसके पश्चात में यदि क्वेश्चन में और कोई बात पूछेगी तो उस बात को आप समझाएंगे, अदरवाइज आप उसको कंक्लूड करके आगे बढ़ सकते हैं। तो ये मेंस में आपके इस प्रकार से काम आता है। एक सिचुएशन और भी होती है कि कैग किन परिस्थितियों में किन के खातों की जांच नहीं कर सकता। इस पॉइंट को यदि आप देखना चाहें तो कुछ ऐसे निगम होते हैं, फॉर एग्जांपल LIC हो गया, रिजर्व बैंक हो गया, SBI हो गया, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया हो गया, इनके खातों की जांच सामान्य परिस्थिति में कैग महोदय नहीं करते हैं। इनकी जांच कौन करते हैं? तो जो भी प्राइवेट ऑडिटर्स होते हैं वह इसकी जांच करते हैं, उसमें कैग की कोई भूमिका नहीं होती। लेकिन बार बार वर्ड कह रहा हूँ, सामान्य परिस्थितियों में यदि कोई स्पेशल सिचुएशन हो जिसमें राष्ट्रपति महोदय के द्वारा उनको आदेशित किया जाए तो निश्चित रूप से फिर उसकी जांच
कर सकते हैं, अदरवाइज उनकी जांच वो नहीं करते। तो ये पॉइंट थोड़ी सा याद रखिएगा। कैग महोदय जब भी अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करते हैं तो उसकी 3 कैटेगरी होती है। यदि हम देखें, पहला कहलाता है विनियोग खातों पर ऑडिटिंग की रिपोर्ट, दूसरा कहलाता है वित्तीय खातों पर ऑडिटिंग की रिपोर्ट, और तीसरा होता है जो भी पब्लिक सेक्टर्स होते हैं गवर्नमेंट के सार्वजनिक उपक्रम, उनके लेखा परीक्षण की रिपोर्ट। तो इस प्रकार से 3 कैटेगरी में वो अपनी रिपोर्ट्स को प्रस्तुत करते हैं। तो ये पॉइंट अपन देख सकते हैं। भारतीय कैग की ब्रिटेन के कैग के साथ में तुलना भी की जाती है। किन किन आधारों पर तुलना की जाती है और अभी आलोचना भी की जाएगी, तो उसके आधार क्या हैं एक नज़र हम देख लेते हैं। पहले तुलना देखते हैं। भारत में जो कैग होता है वह केवल महालेखा परीक्षक की भूमिका निभाता है, हालांकि उसके साथ में नियंत्रक वर्ड जुड़ा हुआ है, लेकिन वह नियंत्रक नहीं होता। यहाँ नियंत्रक से आशय क्या है? नियंत्रक का मतलब ये है कि संसद के द्वारा सरकार को जो भी धन दिया जा रहा है उस पर कैग का भारत में कोई नियंत्रण नहीं होता है कि उस धन की मात्रा को कम करना या बढ़ाना या उसको रोकना, ऐसा कोई भी नियंत्रण नहीं होता भारतीय कैग के पास में। जबकि इस प्रकार का नियंत्रण हम देखेंगे ब्रिटेन में, वहाँ का जो कैग होता है उसके पास में होता है। तो इस प्रकार से भारत में जो लेखा परीक्षक जो कैग है हमारे, भले ही उनका नाम नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक हो, लेकिन उनके पास में नियंत्रण नहीं है। संसद के द्वारा जो भी धन दिया जा रहा है, धन देने तथा खर्च करने के पश्चात में ही भारतीय कैग किसी भी अकाउंट की ऑडिटिंग कर सकता है। भले उसको पहले से ही मालूम है कि ये गलत दिशा में पैसा खर्च किया जा रहा है, तब भी उसको धन को दिए जाने से रोक नहीं सकते हैं। इस प्रकार से धन पर उनका नियंत्रण नहीं है, ये बात ध्यान दें। अगर ब्रिटेन के कैग से एक और पॉइंट हम देखें तो वहाँ पर ब्रिटेन में कैग की मंजूरी के बिना कोई भी पैसा वहाँ की संचित निधि या सरकारी खजाने से नहीं निकाला जा सकता, जबकि भारत में ऐसी कोई व्यवस्था कैग के संदर्भ में नहीं है। उसकी वजह क्या है ये भी जान लीजिए। भारत में जो कैग होता है वह जनता का प्रतिनिधि नहीं होता है। रीज़न, क्योंकि वह संसद का सदस्य नहीं होता है। जबकि ब्रिटेन में जो कैग होता है वह वहाँ की संसद में हाउस ऑफ कॉमन्स का मेंबर होता है। यही वजह है कि उनके पास में ऐसी नियंत्रणाधीन शक्तियाँ अधिक होती हैं। भारतीय कैग की अनेक लोगों ने आलोचना भी की है कि बोले साहब आपने केवल ऑडिटिंग के लिए बनाया, जबकि नाम दिया है नियंत्रक, उनके पास में ज़्यादा शक्तियाँ नहीं हैं। पैसा खर्च हो जाने के पश्चात में वो ऑडिटिंग करते हैं, तो पैसा तो खर्च हो ही गया, नष्ट हो गया, बर्बाद हो गया या उसका अपव्यय हो गया। तो अनेक आधारों पर इनकी आलोचना की जाती है, कई लोग करते हैं। इनमें सबसे फेमस जो आलोचक कहलाते हैं, जो सबसे फर्स्ट आफ्टर इंडिपेंडेंस हम देखेंगे, पॉल एच एप्पलबी। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अनेक बार क्वेश्चन पूछा गया प्रीलिम्स में और मेंस में भी इससे संबंधित आता है। सबसे सिंपल सा क्वेश्चन होता है कि साहब पॉल एच एप्पलबी किस चीज़ से संबंधित हैं? भारतीय निर्वाचन आयोग, ऑप्शन बी कैग से, ऑप्शन सी सुप्रीम कोर्ट से संबंधित है, ऑप्शन डी कोई ऐसी संस्था का नाम आपको दे दिया जाएगा। तो ध्यान देने वाली बात है कि किससे संबंधित हैं? कैग से संबंधित हैं, क्योंकि कैग पर उन्होंने उनकी कमेटी बनी थी, 1952 में बनाई गई थी प्रशासनिक सुधारों पर विचार करने के लिए। 53 में उन्होंने अपनी रिपोर्ट दी थी। उन्होंने कुल 2 रिपोर्टें दी हैं और इन रिपोर्टों में उन्होंने कैग की कार्यों की, कार्य पद्धतियों की काफ़ी आलोचना की। इवन यहाँ तक कह दिया कि उनको तो पद ही समाप्त कर देना चाहिए, भारत में कैग का पद रखने का कोई औचित्य नहीं है। तो सिंपल सा पॉइंट अपन देख लेते हैं कि साहब 2 रिपोर्टों में उन्होंने क्या क्या बातें कही हैं, मोटी मोटी बातें अपन देख लेते हैं। वो कहते हैं साहब कि कैग को हमको नहीं रखना चाहिए, यानी भारत को नहीं रखना चाहिए, कोई ज़रूरत नहीं कैग की। बोले क्यों? पहला पॉइंट, बोले साहब ये एक औपनिवेशिक शासन की विरासत है, यानी अंग्रेजों के ज़माने में स्थापित किया गया है। एक्चुअली कैग की स्थापना यदि हम देखें तो 1858 में सबसे पहली बार की जाती है भारत में, 1858 में आता है। हालांकि इसके भी पहले 1700 जब शताब्दी थी तब हम देख सकते हैं 18वीं शताब्दी में कि इस प्रकार का एक कार्यालय बनाया गया था, लेकिन उस कार्यालय में अलग से कोई अधिकारी ऐसा नियुक्त नहीं किया था जिसको आप कैग नाम दे सकें या कैग की भूमिका में हो। ये चीज़ शुरुआत होती है कब? 1858 में कि हाँ कैग वाला जो था अलग से एक पद बनाया गया। हालांकि उस समय इसको ये नाम नहीं दिया जाता था। यह जो नाम है उनको बाद में देखने को हमको मिलेगा। तो ये शुरुआत होती है यहाँ पर अंग्रेज़ों के ज़माने से। इसका मतलब ये है कि अंग्रेज़ों की विरासत है साहब, तो इस विरासत को आप लेकर क्यों चल रहे हैं? तो ये पॉइंट अपन ध्यान दें। नेक्स्ट नंबर पॉइंट उन्होंने कहा है कि कैग जो होता है निर्णय लेने तथा काम करने की अनिच्छा से ग्रसित होता चला जा रहा है। रीज़न ये है कि उनके पास में पोस्ट प्रोसेसिंग वाला ही काम है, प्री वाला काम नहीं है कि साहब धन गलत काम हाथों में जा रहा है या गलत जगह खर्च हो रहा है, उसको रोक ही नहीं सकता। तो एक अनिच्छा उनमें उत्पन्न हो जाती। तो इस आधार पर भी की गई है। संसद की लेखा परीक्षा को संसदीय दायित्व के महत्व को बढ़ा चढ़ा कर देखा जाता है साहब, जबकि इसकी ज़रूरत नहीं है, ऐसा पॉल एच एप्पल भी बताते हैं। वो कहते हैं कि सीएजी का पद बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। रीज़न क्या है कि कैग के पद पर प्रायः आईएएस ऑफिसर नियुक्त होते हैं।
पहले भी और बात के संदर्भ में भी हम देखें, आज भी हम देखते हैं। वो ये कहते हैं कि वो एक ऑडिटिंग के संदर्भ में जो एडमिनिस्ट्रेशन होता है उससे उतना परिचित नहीं होते, इवन वो इतना भी परिचित नहीं होते उनसे ज़्यादा, तो वो कहते हैं कि रिलेवेंट ऑफिस का जो क्लर्क होता है वह उनसे ज़्यादा जानता है। यहाँ तक की बात उन्होंने कही है। नेक्स्ट यदि हम देखें, उन्होंने कहा है कि कैग के पद की उपर्युक्त आलोचनाओं के आधार पर कैग को कहीं ना कहीं भारत में इस पद को समाप्त कर देना चाहिए। अब आपको जब एग्ज़ाम में क्वेश्चन आएगा तो ये होगा कि साहब पॉल एच एप्पलबी की जो आलोचना है वो प्लस उसको काउंटर करिए। क्वेश्चन घुमा फिरा कर पूछा जाएगा पर उसका मुद्दा यही रहेगा कि साहब क्या आलोचना की गई कैग की, तो पॉल एच एप्पलबी और भी बहुत से विद्वानों ने की है। आलोचना के बिंदु ये हैं, अब इसको काउंटर करना। काउंटर करने का मतलब ये है कि आपको ये साबित करना पड़ेगा कि इनकी ये आलोचना किन किन आधारों पर गलत हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे उन्होंने कहा कि औपनिवेशिक विरासत है, तो साहब औपनिवेशिक विरासत में तो भारत में कई चीज़ें आज भी चल रही हैं जो कि विकास का प्रतिमान कहलाती हैं। चाहे रेलवे की बात कर लें, चाहे पोस्ट की बात कर लें आप, चाहे अन्य प्रशासनिक सेवाओं की बात कर लें, जुडिशरी सिस्टम की बात कर लें, यूपीएससी की बात कर लें, वो तो हम लेकर चल ही रहे हैं ना साहब। तो जब आप वो लेकर चल सकते हैं क्योंकि आपको उसकी रिक्वायरमेंट है, ज़रूरत है और समय की मांग है, फिर कैग के पद में क्या समस्या है। पहला काउंटर आप यहाँ कर सकते हैं। काउंटर नंबर 2 हम बात करें कि साहब उनके पास में कार्य करने की अनिच्छा है। इसमें कोई ऑब्जेक्टिविटी नहीं है कि आप किसी को कहते हैं वो अनिच्छा से काम कर रहे हैं या इच्छा से काम कर रहे हैं, इस पॉइंट में कोई ऑब्जेक्टिविटी नहीं है, तो यह तो अपने आप में ही एक कमज़ोर पॉइंट कहलाता है। हमने देखा कि जब से भारत आज़ाद हुआ और कैग के पद पर एक से एक योग्य काबिल जो लोग आए हैं, उन्होंने कितनी जुझारूता से कितने महत्वपूर्ण ऐसे निर्णय लिए हैं, काम किए हैं जिनकी आज भी मिसाल दी जाती है। चाहे 2G स्पेक्ट्रम घोटाले वाला मामला हो, विनोद राय वाला मामला हो, चाहे ऐसे और भी चीज़ों को उन्होंने उजागर किया है और कहीं ना कहीं संसद के उन्होंने मार्गदर्शक की एक भूमिका निभाई है। विशेषकर हम देखें लोक लेखा समिति के संदर्भ में सरकार के द्वारा लिए गए गलत निर्णय या उनके द्वारा गलत तरह के पैसे जो खर्च किए गए हैं, उनके संदर्भ में उन्होंने संसद को उसके बारे में परिचित कराया है और इससे एक संसदीय दबाव बना जिससे आने वाली सरकारें भी सचेत रहीं और जनता का जो धन है उसका मितव्ययता के साथ में ही उपयोग किया गया है, ऐसा हमने देखा है। तो अभी तक तो उनकी भूमिका काफ़ी सफल रही है। तो इस आधार पर पॉल एच एप्पलबी की वाली आलोचना का पॉइंट भी काउंटर हो जाता है। तीसरा बता रहे हैं कि संसदीय दायित्व को उन्होंने कहा कि साहब बहुत बढ़ा चढ़ा कर देख रहे हैं, ऐसी ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल ज़रूरत है। ऐसी ज़रूरत इसलिए है क्योंकि संसद ही धन देती है, संचित निधि से देती है, सरकार के हाथ में जाता है, संसद उस समय रेगुलेटर नहीं रह जाती है, अंततः वह उसके हाथ में वह नियंत्रण रहे और उसकी वह समीक्षा कर सके। संसद में जो प्रतिनिधि होते हैं ज़रूरी नहीं है कि वो इन सब चीज़ों से परिचित हों, ऑडिटिंग से, अकाउंटिंग वगैरह से, तब उन्हें कहीं ना कहीं मार्गदर्शक की आवश्यकता होती है जो उन्हें सही जानकारियाँ प्रदान कराए और बिल्कुल सरल तरीके से निष्पक्ष रूप से प्रदान कराए। इसलिए यह बहुत ही महत्वपूर्ण है और जब ऐसा होगा तो संसदीय दबाव कभी भी कार्यपालिका पर बना रहेगा और हमारा लोकतंत्र आर्थिक रूप से भी सुरक्षित रहेगा। तो इस आधार पर आप इस पॉइंट को भी काउंटर कर सकते हैं, विशेषकर मेंस के संदर्भ में। नेक्स्ट यदि हम बात कर लें कि उन्होंने कहा कि वो ज़्यादा नहीं जानते हैं, एक से एक काबिल ऑफिसर रहे हैं जो कि आईएएस वगैरह रहे हैं और सीनियर मोस्ट आईएएस ऑफिसर इस पद पर रहे हैं साहब, और उन्होंने बहुत ही काबिल तरीके से इस पर काम किया है। तो इस काम को तो आप नकार नहीं सकते हैं कि आप सिर्फ ये कह दें कि हाँ उनसे ज़्यादा तो उस विभाग का क्लर्क जानता है, तो ये चीज़ भी वहाँ पर काउंटर हो जाएगी। तो कुछ इस तरह से आप इस मटेरियल को काउंटर कर सकते हैं, आलोचनाएं, और उसकी जब समीक्षा आपसे लिखने के लिए कहा जाएगा या आलोचनात्मक मूल्यांकन आपसे लिखने के लिए कहा जाए, क्रिटिकल एग्जामिन कीजिए उस चीज़ को, पॉल एच एप्पलबी को, तो बिल्कुल आपको ये पॉइंट्स वहाँ पर उठाकर दे सकते हैं। साथ ही साथ करंट के साथ में कुछ अपडेशन आप यहाँ पर ले आइएगा जो भी आप एग्ज़ाम दे रहे हैं और उसको मिलाकर यहाँ लिख दीजिएगा, तो आपका एक आंसर बहुत अच्छा कहला जाने वाला है। पॉल एच एप्पलबी ने कुछ और भी बिंदु बताए हैं आलोचना के। फॉर एग्जांपल, जैसा कि कहा उन्होंने कि ऑडिट करने की उनकी शक्तियाँ सीमित हैं, पैसा खर्च हो जाने के बाद वो ऑडिट करते हैं, तो इस तरह से उन्होंने बताया हुआ है। इसका पॉइंट अपन काउंटर कर चुके हैं। ऑडिट में हम देखें ब्रिटेन के क्या की तरह शक्तियाँ नहीं हैं, तो साहब उनकी व्यवस्थाएँ अलग हैं, हमारी व्यवस्थाएँ काफ़ी अलग हैं। आलोचना के अन्य बिंदु हम देखें तो कैग जो होता है कार्यपालिका से वह संबंधी डॉक्यूमेंट्स नहीं मांग सकता, ये भी पॉइंट आप बता सकते हैं। लेकिन उनके पास में जब पूरा का पूरा रिकॉर्ड आता है तो उसके आधार पर तो वो ऑडिटिंग करते ही हैं ना, तो इस तरह से आप इसको काउंटर कर सकते हैं। अनेक बार कैग पर कार्यपालिका द्वारा मनमानी का आरोप लगाया जाता है, विशेषकर हमने देखा 2G स्पेक्ट्रम के टाइम पर काफ़ी हुआ था, कांग्रेस और विनोद राय जी के बीच में हमने देखा है मामला। तो वो चीज़ अपन बता सकते हैं। कैग पर सरकार के जो फैसले होते हैं, पॉलिसी मेकिंग जो होती है उनकी, या उनका जो प्रिविलेज है,
उस पर हस्तक्षेप करने का भी आरोप लगाया जाता है। तो ऐसा कुछ भी नहीं कि वो कोई हस्तक्षेप करते हैं या उनकी पॉलिसी को रोकते हैं। सच बात तो ये कि जो भी उन्होंने पॉलिसी बनाई है उनका क्रियान्वयन कितने बेहतर तरीके से हुआ है नहीं हुआ है, वो तो इस चीज़ को एग्जामिन करके अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करते हैं। इस तरीके से आप उन्हें इन क्वेश्चंस को या इन पॉइंट्स को भी आप काउंटर कर सकते हैं। कैग के संदर्भ में और भी कुछ महत्वपूर्ण तथ्य या बेसिक तथ्य यदि आप देखना चाहें तो उसको पॉइंट को मार्क कर सकते हैं। सबसे पहली बार में अगर स्थापना की बात कहें, कैग यानी महालेखाकार का कार्यालय 1858 में स्थापित हुआ था। हालांकि 1753 में इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट डिपार्टमेंट की स्थापना हो चुकी थी ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यकाल में, और यही डिपार्टमेंट आगे चलकर हम देखेंगे कि यह कार्यालय बनता है। अंग्रेज उस समय इसको यह नहीं कहते थे, ठीक है, इसको दूसरा नाम दिया जाता था। कैग नाम दिया गया है इनको 1866 में, ठीक है। बाद में इसमें इंडियन वर्ड जोड़ दिया गया, यानी भारत का कैग जोड़ दिया गया। तो वो कब की बात हो, 1884 की बात है। 1860 में सबसे खास पॉइंट हम यहाँ पर देखते हैं कि सर एडवर्ड ड्रीमंड को भारत के फर्स्ट यानी उस जमाने के फर्स्ट कैग के रूप में नियुक्त किया गया। तो ये पॉइंट हमने देख लिया। भारत में जो आधुनिक कैग का स्वरूप है उसको ध्यान दीजिएगा कि 1919 का जो अधिनियम था उसके नियंत्रण से मुक्त कर दिया गया था अंग्रेज़ों के ज़माने में ही, क्योंकि पहले वो उसके अधीन आ रहे थे और एक वैधानिक उनको स्टेटस प्रदान किया गया था। 1935 में ही जो एक्ट आता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, उसमें इस पद को और स्पेसिफाइड किया गया, इनकी शक्तियों में वृद्धि की गई थी। कैग ने जो रिपोर्ट अपनी राष्ट्रपति महोदय को दी हैं तथा जो सदन के पटल पर रखी गई हैं, ध्यान दीजिएगा कि उसमें सामान्य चर्चा की जाती है, विस्तार में या डिटेल में उसमें चर्चा नहीं की जाती। क्यों? क्योंकि कैग अपनी इस रिपोर्ट को जब प्रस्तुत कर देता है तो लोक लेखा समिति जो होती है, पब्लिक अकाउंट कमेटी, उस रिपोर्ट को अपने हैंडओवर कर लेती है और पूरी तरह से उसको स्टडी कर लेने के पश्चात में इस रिपोर्ट पर डिटेल में चर्चा लोक लेखा समिति सदन में करवाती है, विशेषकर लोकसभा में। तो इस पॉइंट को थोड़ी सा आप ध्यान दीजिएगा। स्वतंत्र भारत में जो भी कैग नियुक्त हुए हैं उनका समय अवधि और उनका कार्यकाल हम यहाँ पर देख लेते हैं। स्वतंत्र भारत के सबसे पहले क्या कहलाते हैं, वी नरहरि राव। 1948 में उनको नियुक्त किया जाता है, 6 वर्ष का उनका कार्यकाल होता है। 1954 तक वह अपने पद पर रहते हैं। 1909 बैच के IAS ऑफिसर थे ये। उस जमाने से ही हम देखते हैं कि परंपरा है कि जो सीनियर मोस्ट IAS ऑफिसर्स होते हैं उन्हें ही कैग के पदों पर नियुक्त किया जाता है। दूसरे नंबर के कैग थे AK चंद, तीसरे थे AK राय। जनरली आप इतना याद रख पाएँ अच्छी बात है, वरना पढ़ के इसको गुजर जाइएगा। आपको याद कौन कौन से रखने हैं मैं आपको कुछ पॉइंट बताना चाहूँगा। सबसे पहले तो नंबर 1 याद रखिए। फिर सबसे लेटेस्ट कौन है, 14वें नंबर के कैग वर्तमान में है, उनका नाम है गिरीश चंद मुर्मू जी। 2020 में वो इस पद पर नियुक्त हुए हैं और उनका कार्यकाल अभी लंबा चलना है, यानी विभिन्न कॉम्पिटेटिव एग्जाम जो आपको भविष्य में देने वाले हैं निकट भविष्य में, उस पर ये क्वेश्चन आने की संभावना है। इनके ठीक पहले कौन थे, तो 13वें नंबर के थे। पॉइंट भी आपको याद रखना है कि कौन सा नंबर है उनका नंबरिंग, 13वें नंबर के राजीव महर्षि जी 2017 से रहे हैं, 20 तक रहे हैं उनका कार्यकाल। जबकि गिरीश चंद्र मुर्मू कौन से नंबर के हैं, 14वें नंबर के हैं। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं ये 3 आपके हो गए, यानी फर्स्ट, लास्ट एंड सेकेंड लास्ट। इसको बहुत ही अच्छे से मार्कअप ने किया। अगेन इसके अलावा भी मान लीजिए IAS जैसे एग्जाम में या PCS में कथन कारण में या सिक्वेंस जमाने को दे सकता है कि भारत के जो कैग हैं उनको असेंडिंग ऑर्डर में जमाइए, यानी सबसे पहले से लेके बाद के क्रम में जमाइए। तब ये क्वेश्चन थोड़ा सा टफ हो जाता है, हालांकि इतना टफ भी नहीं है। एक टेक्निक मैं आपको बताता हूँ, आप उससे बनाइएगा। 4 ऑप्शन ही दिए जाएंगे और चारों में से ही आपको जमाना पड़ता है। पहले हमको याद हैं, लेटेस्ट वाले हमको याद हैं। इसके अलावा बीच के जो कुछ सबसे प्रमुख वाले रहे हैं जिनका कार्यकाल काफ़ी प्रसिद्ध रहा है उनको अपन देख सकते हैं। जैसे विनोद राय जी के बारे में ध्यान रखिएगा कि विनोद राय 11वें नंबर पे आए हैं। कब की बात है, 2008 से लेकर 2013 तक वो रहे हैं। VK शुंगलू बहुत ही फेमस रहे हैं, 1996 के दौर की बात है, इनका आना चाहिए एग्ज़ाम में। अगेन हम देखें तो ज्ञान प्रकाश जी 1978 के दौर में, 78 से लेके 84 तक, इनमें से ही आपको आएंगे और इनको असेंडिंग ऑर्डर में जमाने को दिया जाएगा। तो सब मान लीजिए आप याद नहीं रख सकते हैं, तो आप क्या क्या याद रखिए, नरहरि राव फर्स्ट, बाद में हमने देखा ज्ञान प्रकाश जी, उनके बाद में कौन है, VK शुंगलू जी आए थे। शुंगलू जी के बाद में कौन देखा हमने, राय जी आए हैं, विनोद राय। उनके बाद में आपके राजीव महर्षि और वर्तमान में तो ये है ही। आप इतना भी कर लोगे तो जब वहाँ ऑप्शन आएगा तो ऑप्शन से एलिमिनेशन मेथड को यूज़ करते हुए और जितने पॉइंट आपको याद हैं या ये जो बताए हैं लिस्ट में, इनको यूज़ करते हुए आप आसानी से उसको असेंडिंग ऑर्डर में जमा लेने वाले हैं। तो ये था आपका कैग से संबंधित समस्त प्रावधान। एक बार आप चाहें तो इतने पूरे टॉपिक को रिवाइज़ कर सकते हैं, देख सकते हैं। बेसिक से कम
पॉइंट्स को आप याद रख सकते हैं। बेसिक पॉइंट का मतलब मेरा यहाँ पर ये है कि कैग से संबंधित मैंने आपको बहुत सारी बातें इसमें यहाँ बताई, लेकिन आप करीबन 5 से 7 पॉइंट ऐसे कर लीजिए कि जो बिल्कुल आपको कंठस्थ रहें, बहुत अच्छे से लर्न है, कि जो आप बिल्कुल सपने में भी ना भूलें। वो पॉइंट कौन कौन से हैं? पहला पॉइंट कि भारतीय संविधान में कहाँ दिया है, तो भाग क्रमांक 5 में दिया है। आर्टिकल कहाँ से कहाँ, तो 148 से 151 तक आपको दिया हुआ है। उनकी नियुक्ति कहाँ है, 148 में है, जबकि कार्य और शक्तियाँ कहाँ हैं, 149 में है। राष्ट्रपति महोदय को वह अपनी रिपोर्ट देते हैं, वह पॉइंट कहाँ है, सबसे आखिरी में है, 151 में है। कभी को पूछ देगा कि राज्यपाल को कब देते, कहाँ देते हैं, तो वो 150 अंडर सेक्शन 2 में दिया हुआ है। ऐसे करके उसको डिवाइड किया गया है। संविधान में वर्णित है, इसलिए संवैधानिक पद करके कहलाता है। पहले कैग कौन थे, तो वी नरहरि राव थे। वर्तमान में कैग कौन है, गिरीश चंद्र मुर्मू हैं। इस प्रकार से आपको चीज़ों को तैयार कर लीजिए, तो ये आपके जो भी वनडे एग्ज़ाम होते हैं, ऑब्जेक्टिव एग्ज़ाम होते हैं, उनमें भी काम आएगा। प्लस आप मेंस वगैरह देने वाले हैं तो पूरे टॉपिक को बहुत अच्छे से देखें। इस वीडियो को 2-3 बार देख लें और बहुत अच्छे से टॉपिक्स को समझ लें। निश्चित रूप से आप मेंस में भी बहुत अच्छा आंसर लिख पाएंगे। साथ में इसको करंट से अपडेट करना बिल्कुल भी नहीं भूलेंगे, क्योंकि यूपीएससी हो चाहे सिविल सर्विसेज अदर स्टेट्स की हों, उनमें करंट से अपडेशन ज़रूर पूछा जाता है, तो उसको आपको अपडेट रखना ही पड़ेगा। तो ये था हमारा कैग का टॉपिक। आशा करता हूँ ये वीडियो आप सभी लोगों की हेल्पफुल रहा होगा और एक एक करके स्टेप बाय स्टेप आपको सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। इसके अलावा यदि आप में से कोई विद्यार्थी ऑफलाइन या ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं, तो हमारे यहाँ पर एडमिशन अभी ओपन है। आप चाहें तो क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं और दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। यहाँ पर आपको काफ़ी अच्छा फीडबैक मिलने वाला है टीचर्स का, बहुत ही अच्छे नोट्स मिलेंगे, स्पेसिफाइड नोट्स मिलते हैं। सिलेबस के अकॉर्डिंग ही यहाँ पर पढ़ाया जाता है, सिलेबस से इतर नहीं पढ़ाया जाता है। सेपरेट बैच आपको मिल जाने वाले हैं। तो ये बहुत सी ऐसी अच्छी फैसिलिटीज़ हैं जो कि IAS के या PCS के जो कैंडिडेट्स होते हैं, विशेषकर MPPSC की मैं बात कर रहा हूँ, उनके लिए बहुत हेल्पफुल होती हैं और बहुत ही कम समय में काफ़ी अच्छी तैयारी उनकी हो पाती है। तो आशा करता हूँ ये आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। थैंक यू। जय हिंद।